Hello students, myself Komal Garg, Assistant Professor of Commerce, Government College for Girls, पलवल कुरुक्षेत्र। आज इस वीडियो लेक्चर में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का टॉपिक डिस्कस करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कोई भी नया पार्टनर जब किसी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करता है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, ये हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो लेक्चर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट करता है तो पुराने पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट का कुछ शेयर न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करना पड़ता है एंड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो सबसे पहले हमें सीखना है किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन पर कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन करेंगे एंड किस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन नए पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करेंगे, ये हमें जानना होगा। सेकेंड वन इज मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, गुडविल इज वैल्यूड। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस में, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। हमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन इस वीडियो लेक्चर में कवर करने हैं। थर्ड वन इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब कोई न्यू पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करता है, उस केस में जो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है या अगर गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है, कोई गुडविल नया पार्टनर लेकर आ रहा है पुराने पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने अपना कुछ ना कुछ शेयर नए पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस किया होगा, तो इन सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें इस वीडियो लेक्चर में सीखना होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं नए पार्टनर को एडमिट क्यों किया जाता है बिजनेस में, क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से नए पार्टनर के एडमिशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। नंबर फर्स्ट इज व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड। जब एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट है तब नए पार्टनर का एडमिशन किया जा सकता है। नंबर सेकंड, जब किसी कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है। फर्म की गुडविल को आप इंक्रीज करना चाहते हैं किसी रेप्यूटेड पर्सन को पार्टनरशिप में लेकर, किसी कैपेबल एम्प्लॉय को जो अभी तक आपके बिजनेस में एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहा था, उसको इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स शेयर सम ऑफ देयर प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल, ए बी दो पार्टनर्स थे, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उसके बाद सी को पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर किया गया। नाउ देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी एंड द न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी इज 2:2:1। अब हमें देखना है कि सेक्रीफाइस रेशो क्या होगा। मीन्स ओल्ड पार्टनर ने किस रेशो में अपना शेयर न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस किया है, वो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो हम कैलकुलेट करेंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जो पार्टनर्स का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, अगर उसमें से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को माइनस कर दिया जाए तो वहाँ से पार्टनर्स का सेक्रीफाइस हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए ने कितना शेयर सी के फेवर में सेक्रीफाइस किया है एंड बी ने कितना शेयर सी के फेवर में सेक्रीफाइस किया है। फ्रॉम दिस रेशो वी केम टू नो दैट ए ने सेक्रीफाइस किया 1/5 शेयर, बी का सेक्रीफाइस है 0 एंड सी का टोटली गेन है दैट इज 1/5। सी को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया गया था, जो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ए कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस एग्जाम्पल में सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। Now, according to the Section 31 first of Indian Partnership Act 1932, a new partner can only be admitted with the consent of all existing partners। कि अगर किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में किसी नए पार्टनर का आप एडमिशन चाहते हैं तो एज पर सेक्शन 31 फर्स्ट ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नए पार्टनर को पुराने सभी पार्टनर्स की कंसेंट से पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया जा सकता है। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा उस टाइम पर ओल्ड पार्टनरशिप डीड कैंसिल हो जाती है, जो भी एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में वो कैंसिल हो जाती है।
नई पार्टनरशिप डेट बनती है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है। नाउ एडजस्टमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब किसी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जाता है उस केस में क्या क्या एडजस्टमेंट्स की जाती है। नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट किया जाना चाहिए। सेकंड वन इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन करना, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नंबर थर्ड, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जब भी नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जाएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है, क्योंकि नया पार्टनर फ्यूचर के प्रॉफिट्स में हिस्सेदार बन जाता है। उससे पहले के जितने भी प्रॉफिट हैं, जितने भी लॉसेस हैं, उन पर ओल्ड पार्टनर का अधिकार होता है। तो नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन करने की वजह से वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी तरह से ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले के, तो वो ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करते हैं, उनको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बाद में नया पार्टनर भी उन पर क्लेम करेगा, तो उन नए पार्टनर के आने के समय से पहले से जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जितने भी लॉसेस हैं, वो ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करते हैं एंड उनको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लास्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेसिस पर जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट किया जाता है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो इस चैप्टर में हमें कवर करनी है। इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट टू एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। रिमेनिंग 3 एडजस्टमेंट्स हम इस वीडियो के कॉन्टिन्यूशन में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। डिफरेंट सिचुएशंस हम देखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। टाइप फर्स्ट, व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन एंड देयर इज नो एनी अदर इंफॉर्मेशन गिवन, जब सिर्फ नए पार्टनर के शेयर के बारे में बात की गई है और कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2, एडमिट सी इन टू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। यहाँ पर ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। सी को पार्टनरशिप में एडमिट किया गया है 1/5 शेयर के लिए। इस केस में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्टली वी हैव टू एज्यूम टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, देन गिवन टू सी इज इक्वल टू 1/5, रिमेनिंग शेयर इज 4/5। टोटल प्रॉफिट हमने 1 एज्यूम किया, नए पार्टनर को जितना शेयर दिया उसको डिडक्ट करके हमने रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट किया। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ भी मेंशन नहीं है तो ओल्ड पार्टनर्स रिमेनिंग शेयर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही शेयर करेंगे। नाउ एज न्यू शेयर इज रिमेनिंग शेयर इज 4/5, 4/5 का 3/5 दैट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो शेयर करेंगे उस रिमेनिंग शेयर को, दैट इज 12/25 शेयर वो शेयर करेंगे। इसी तरह से बी का नया शेयर होगा 8/25, सीज न्यू शेयर इज 1/5, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड सी, ए बी एंड सी विल बी 12:8:5। Now coming to the next situation, type 2, when new partner share is contributed by the old partners in fixed ratio, जहाँ पर नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा और क्वेश्चन में मेंशन होगा कि इस पर्टिकुलर रेशो में ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं या इस पर्टिकुलर रेशो में ओल्ड पार्टनर से न्यू पार्टनर अपना शेयर एक्वायर कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ए बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। सी को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया जाता है 1/5 शेयर के लिए, जिसका वो 1/10 ए से एक्वायर करता है एंड 1/10 वो बी से एक्वायर करता है। इस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए का नया शेयर अब हमें कैलकुलेट करना है। अर्लियर 3/5 ए का शेयर था, अब जिसमें से 1/10 वो सी के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 3/5 में से 1/10 हम माइनस करेंगे। नाउ एज न्यू शेयर इज 5/10। इन द सेम वे बी पहले
शेयर कर रहा था 2/5, उसमें से 1/10 उसने सी के फेवर में सेक्रीफाइस कर दिया. नाउ बीज न्यू शेयर इज 3/10 एंड सीज शेयर इज 1/5. नाउ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए, बी एंड सी विल बी 5:3:2. Now coming to the next case, that is type number 3, जब नए पार्टनर का शेयर ओल्ड पार्टनर्स इक्वल रेशो में कंट्रीब्यूट करते हैं. फॉर एग्जांपल ए एंड बी पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. सी को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया गया है, जो वो इक्वली एक्वायर कर रहा है ए से भी एंड बी से भी. इट मीन्स सी के शेयर का हाफ ए कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड सी के शेयर का हाफ बी कंट्रीब्यूट कर रहा है. मीनिंग देयर बाय ए सरेंडर्स 1/10 in favor of C and B surrenders 1/10 in favor of C. Now A's new share will be 3/5 मीन्स ए का जो ओल्ड शेयर है उसमें से 1/10 हम डिडक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू गेट आउट द न्यू शेयर ऑफ ए. इन द सेम वे बी का न्यू शेयर कैलकुलेट किया जाएगा. C's new share is 1/5. Now the new ratio between A, B and C will be 5:3:2. Now coming to the type number 4, when new partner share is determined by the old partner sacrifice. जब नए पार्टनर का शेयर डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस, कि पुराने पार्टनर्स ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है, उसके बेसिस पर नए पार्टनर का शेयर डिटरमाइन किया जाता है. ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. सी को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया जाता है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए अपने शेयर का 1/5 सरेंडर कर रहा है, बी अपने शेयर का 1/3 सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ सी. यहाँ पर हमें ये गिवन है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया. जितना दोनों ने सेक्रीफाइस किया अगर हम उन दोनों को ऐड कर दें तो नए पार्टनर का शेयर हम निकाल सकते हैं. ए सरेंडर्स 3/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर. ए का शेयर था 3/5 का 1/5 ए सी के फेवर में सरेंडर कर रहा है. मीन्स ए इज सरेंडिंग 3/25 इन फेवर ऑफ सी. इन द सेम वे बी सरेंडिंग 2/15 इन फेवर ऑफ सी. नाउ एज न्यू शेयर विल बी, ए के पुराने शेयर में से जितना ए ने सी के फेवर में सरेंडर कर दिया वो डिडक्ट करके हम यहाँ से नया शेयर कैलकुलेट करेंगे. इसी तरह से बी का नया शेयर कैलकुलेट किया जाएगा एंड सीज शेयर विल बी टोटल ऑफ एज सेक्रीफाइस प्लस टोटल ऑफ बीज सेक्रीफाइस, दैट इज 3/25 plus 2/15 is equal to 19/75. Now the new ratio between the A, B and C will be 36:20:19. ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते टाइम ध्यान में रखने हैं. क्वेश्चन में आपको वर्ड दिया होगा फ्रॉम और ऑफ. दो वर्ड्स हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहता है न्यू पार्टनर्स गेट्स 1/5 फ्रॉम ए, कि उसने 1/5 ए से ले लिया है, तो इस केस में हम ए के पुराने शेयर में से डायरेक्टली 1/5 हम माइनस कर देंगे ए का न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल if it is given that A surrender 1/3 of his share, then firstly we calculate A's surrendered share. In this way 1/3 into A's old share and then deduct surrendered share from A's old share in order to get A's new share. मीन्स अगर वो क्वेश्चन में फ्रॉम लिखेगा तो हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे, बट अगर वो क्वेश्चन में ऑफ लिखेगा उस केस में मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल है कि ए ने अपने शेयर का 1/3 सरेंडर कर दिया है, तो इस केस में हम डायरेक्टली माइनस नहीं करेंगे, पहले हम ए का सरेंडर्ड शेयर निकालेंगे. ए का जितना भी शेयर होगा पहले हम उसका 1/3 निकालेंगे. 1/3 निकालने के बाद हम ए के ओल्ड शेयर में से उसको डिडक्ट कर देंगे ताकि हम ए का न्यू शेयर फाइंड आउट कर सकें. नाउ कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो. वी हैव स्टडीड दैट जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करता है तो पुराने पार्टनर्स को अपना कुछ शेयर न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करना होता है. जिस रेशो में वो सेक्रीफाइस करते हैं उस रेशो को सेक्रीफाइस रेशो कहा जाता है. सेक्रीफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. फॉर एग्जाम्पल ए बी दो पार्टनर्स हैं,
3:2 में वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 5:3:2। आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सेक्रीफाइसिंग रेशो विल बी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? ए का ओल्ड शेयर था 3/5 एंड न्यू शेयर है 5/10। 3/5 माइनस 5/10 इज इक्वल टू 1/10। इसी तरह से हम बी का कैलकुलेट करेंगे तो दोनों के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? 1/10 रेशो 1/10 दैट इज 1:1। हमें ये ध्यान रखना है कि नया पार्टनर कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करता, सिर्फ पुराने पार्टनर अपने प्रॉफिट्स का कुछ शेयर नए पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करते हैं। नया पार्टनर हमेशा गेन करता है। न्यू पार्टनर नेवर सेक्रीफाइसेस, ओनली द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस सम शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। नाउ कमिंग टू द अनदर एस्पेक्ट दैट इज गुडविल। अभी तक हमने फर्स्ट एस्पेक्ट कवर किया दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। अब हम बात करते हैं गुडविल की। गुडविल का मतलब होता है कि फर्म का गुड नेम, फर्म की रेपुटेशन, जो फर्म के एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी, हार्डवर्क, उसके ओनर्स के हार्डवर्क की वजह से कमाई गई है। फर्म ने जो रेपुटेशन कमाई है उसे हम गुडविल कहते हैं। फर्म की गुडविल की वजह से फर्म हायर प्रॉफिट्स कमा सकती है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री। अब एक ही इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, एक का प्रॉफिट कुछ कम है, दूसरे का प्रॉफिट कुछ ज़्यादा है। जिनका प्रॉफिट ज़्यादा है, मे बी ड्यू टू द गुडविल ऑफ इट्स ओनर्स, ड्यू टू द गुडविल ऑफ द फर्म, दे आर एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। सो गुडविल का मतलब क्या है? गुड नेम, रेपुटेशन, जिसकी वजह से हम एक्सेस प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। जो नॉर्मल फर्म्स किसी इंडस्ट्री में प्रॉफिट्स कमा रही हैं, अगर कोई फर्म उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, इट मीन्स द फर्म इज इंजॉइंग मोर प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल। किसी भी न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम गुडविल का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेनली देयर आर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द गुडविल। नंबर 1 सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में हम 2 मेथड्स कवर करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, सेकंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड नंबर 4 इज योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। वन बाय वन ये चारों मेथड्स हमें डिस्कस करने हैं। Let us start with the super profit method. Super profit. Now, according to this method, goodwill is calculated by using the formula that is goodwill is equal to super profits into number of years purchased. अब हमें समझना है सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो फर्म्स सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हैं, उनका जो नॉर्मल प्रॉफिट है, अगर हम उससे ज़्यादा कुछ कमा रहे हैं, अगर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट उससे ज़्यादा है, इट मीन्स वो हमारा सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। जो सिमिलर फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं हमारी इंडस्ट्री में, उससे ज़्यादा अगर हम कुछ अर्न कर रहे हैं, दैट इज़ आवर सुपर प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो इंडस्ट्री में नॉर्मल रेट चल रहा है, जितनी कैपिटल आपने लगाई है, उसके हिसाब से आप नॉर्मल प्रॉफिट देख लेंगे कि आपकी फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है और आप एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। दोनों का डिफरेंस आपका सुपर प्रॉफिट होगा। अगर कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप इन 2 फॉर्मूले से कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट total assets minus outside liabilities, number 2 capital plus reserves. For example, actual average profits given है 72,000 rupees, normal rate है 10%, assets है 9,70,000, liabilities 4 lakh। गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। यहाँ पर 3 years परचेज का मतलब क्या है कि आपको लगता है गुडविल फ्यूचर से रिलेटेड है, जो प्रॉफिट्स आप फ्यूचर में कमाएंगे वो आपकी फर्म के लिए गुडविल है। मीन्स आपकी फर्म की रेपुटेशन की वजह से फ्यूचर में आप कितने एक्सेस प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आपकी गुडविल है। 3 years परचेज मतलब कि आपको लगता है कि जो आपकी फर्म की रेपुटेशन है, उसकी वजह से 3 सालों तक हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, सुपर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो यहाँ पर गुडविल की कैलकुलेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। सबसे पहले हम कैपिटल इन्वेस्टेड देख रहे हैं कि कैपिटल इन्वेस्टेड हमारी कितनी है।
that is assets minus outside liabilities, that is rupees 5,70,000। नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस फॉर्मूले से हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए, दैट इज 57,000। नाउ कमिंग टू द सुपर प्रॉफिट्स, सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। इस एग्जाम्पल में एक्चुअल प्रॉफिट्स है 72,000, नॉर्मल प्रॉफिट्स 57,000। नाउ सुपर प्रॉफिट्स इज रुपीज 15,000। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट्स अभी हमने कैलकुलेट की 15,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड 3 ईयर्स। नाउ द गुडविल विल बी रुपीज 45,000। Now coming to the second method of calculating goodwill, that is capitalization of super profits methods। अब हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड्स की हेल्प से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। एज पर दिस मेथड गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब यहाँ पर हमें क्या देखना है, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है कि जितने हमें एक्सेस प्रॉफिट्स हम कमा रहे हैं, उस एक्सेस प्रॉफिट्स को कमाने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल प्रॉफिट्स 24,000 गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, कैपिटल इन्वेस्टेड 1,50,000। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। वी नो दैट इस मेथड से सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने होंगे। अभी लास्ट स्लाइड में हमने सीखा कि कैसे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किए जाएंगे। सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट्स, दैट इज capital invested into normal rate of return. In this illustration, normal profits will be rupees 18,000, actual profits are rupees 24,000, so the super profits कितने हुए आपके 6,000 के। Now goodwill is super profits into 100 upon normal rate of return. Super profits 6,000, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था आपका 12%, यहाँ से आपकी गुडविल की वैल्यू है 50,000 रुपीज़। आइए ये क्लैरिफाई करते हैं कि इसके बेसिस पर हमें कैसे पता चला कि ये हमारा गुडविल का अमाउंट है। फॉर एग्जांपल कैपिटल इन्वेस्टेड अगर 50,000 है, तब आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं 6,000 रुपये। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टेड आपकी 1 लाख है, नॉर्मल रेट चल रहा है 12% का, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं 12,000। कैपिटल इन्वेस्टेड 1,50,000 है, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 18,000। कैपिटल इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज़, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 24,000। अगर कैपिटल आपकी 2.5 लाख होगी तो प्रॉफिट होगा 30,000 के लिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने हैं, आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं 24,000। इस एक्चुअल प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, आपको 2 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट थी। मतलब आप 24,000 रुपये अगर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इसके लिए कैपिटल रिक्वायर्ड थी 2 लाख रुपीज़। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, 1,50,000 रुपीज़। मतलब जो बाकी फर्म्स 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कमा रहे थे वो आप 1,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं। सो फ्रॉम दिस वी केम टू द कंक्लूजन दैट if we earn rupees 24,000 then we have to maintain rupees 2 lakh as capital, but in actual capital invested is rupees 1,50,000। मतलब जो एक्स्ट्रा 50,000 हैं उनके पीछे कोई ना कोई हिडन फोर्स है, दैट इज योर गुडविल। नाउ नेक्स्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड्स। अभी हमने सुपर प्रॉफिट की बात की, अब हम बात कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। एज पर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड एज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कि जो आपने एवरेज प्रॉफिट कमाए उनकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से आप एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर माइनस कर देते हैं तो वहाँ से हमारी गुडविल की वैल्यू निकल जाती है एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब क्वेश्चन आता है कि आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये कवर करेंगे। सबसे पहले आपके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है 24,000 के, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12% का, कैपिटल इन्वेस्टेड है 1,50,000 रुपीज़। गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। इसके लिए सबसे पहले हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करनी है। दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट्स यहाँ पर थे आपके 24,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो यहाँ से हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई एवरेज प्रॉफिट्स की ₹2 लाख। अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पर, इस अमाउंट के बेसिस पर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका गुडविल का कैलकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी हमने बात की कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स की। अब हमें सीखना होगा कि एवरेज प्रॉफिट्स हम कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। गुडविल हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। फॉर एग्जांपल 2007, 8, 9, 10, 11 के प्रॉफिट एंड लॉसेस आपको गिवन है। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, सारे ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस करेंगे, अगर किसी ईयर लॉस हुआ है तो आप लॉस को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, जितने ईयर्स के प्रॉफिट लिए हैं आप उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, वहां से आपका एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट होगा। फिर आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके। गुडविल का क्वेश्चन ही तब अराइज होता है जब आप सुपर प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। गुडविल मतलब कुछ एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो जो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये इनडायरेक्ट तरीका है सुपर प्रॉफिट मेथड के कैलकुलेशन का ही। जैसे सुपर प्रॉफिट में आपने गुडविल की कैलकुलेशन की, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। यहाँ पर ये अज्यूम किया जाता है कि नॉर्मल प्रॉफिट्स आपके नील हैं, मीनिंग देयर बाय एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो इसीलिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। इट मे बी पॉसिबल कि इनिशियल ईयर्स में आप कुछ भी नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी कॉस्ट ही कवर कर पा रही हैं, जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उससे आपकी कॉस्ट ही कवर अप हो पा रही है। तो ऐसे केसेस में नॉर्मल प्रॉफिट आपके नील होते हैं एंड ये एज्यूम किया जाता है कि जो आपके एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट्स हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट्स के इक्वल हैं। तब आपका फॉर्मूला गुडविल निकालने का हो जाता है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नाउ नेक्स्ट मेथड, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट्स। अगर कोई एबनॉर्मल इनकम है किसी साल के प्रॉफिट में ऐड की गई है तो उसको आप माइनस करेंगे। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है जो आपने डिडक्ट किया हुआ है तो आप उसको ऐड करेंगे। इन्वेस्टमेंट से अगर कोई इनकम हुई है, वो इनकम आउटसाइड द बिजनेस आपको हुई है तो उसे भी आप डिडक्ट करेंगे। ये एडजस्टमेंट ज़रूरी है डिडक्ट करना या एड ऑन करना अगर आप गुडविल निकालना चाहते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स निकालना चाहते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालना चाहते हैं। क्योंकि गुडविल निकालने के टाइम हमें ये देखना होता है कि एक्चुअल में कितने प्रॉफिट्स हमारे मेंटेनेबल हैं, फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स हम मेंटेन कर सकते हैं। तो कोई भी नॉन रेकरिंग नेचर का आइटम इसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2009 के प्रॉफिट्स गिवन है 40,000 रुपीज़। 2009 के प्रॉफिट्स में एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है 5,000 का। 2010 प्रॉफिट 50,000, एबनॉर्मल लॉस डिडक्ट किया हुआ है 10,000 का। 2011 के प्रॉफिट से 55,000। गुडविल आपको एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज।
2009 में जो एबनॉर्मल गेन है उसको आप माइनस करेंगे, 2010 में जो एबनॉर्मल लॉस डिडक्ट किया गया है उसको आप ऐड करेंगे, 2011 में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब इन एडजस्टेड प्रॉफिट्स को ऐड करके आप 3 से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे एंड एवरेज प्रॉफिट्स को 2 ईयर्स परचेज से आप मल्टीप्लाई करके यहाँ से आप गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। Now the last method for valuation of goodwill is weighted average profit method. Weighted average profit method कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स बाय टोटल ऑफ वेट्स एंड गुडविल कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेसिकली एवरेज प्रॉफिट मेथड का मॉडिफाइड वर्जन है। यहाँ पर हम वेट्स असाइन करते हैं हर साल के प्रॉफिट को। हाईएस्ट वेट दिया जाता है करंट ईयर के प्रॉफिट को। करंट ईयर के प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसे सबसे हाईएस्ट वेट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल गुडविल का कैलकुलेशन करना है 2 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट्स गिवन है 2009, 10, 11, 12। यहाँ पर वेट्स अटैच कर दिए गए हैं। 2012 को हाईएस्ट वेट दिया गया है, दैट इज 4, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। सबसे पहले इस मेथड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कैलकुलेट की जाती है। फर्स्ट मेथड है आपका 45,000 इंटू 1 दैट इज 45,000। सेकेंड 70,000 इंटू 2 दैट इज 1,40,000। 2,48,000 इंटू 3 दैट इज 7,44,000। 2,94,000 इंटू 4 दैट इज 11,76,000। सबसे पहले प्रोडक्ट्स कैलकुलेट की जाती है। प्रोडक्ट्स का टोटल कैलकुलेट किया जाएगा, दैट इज ₹21 लाख। प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ वेट से, ताकि हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन कर सकें। इस एग्जाम्पल में प्रोडक्ट्स का टोटल है आपका 21 लाख, वेट्स का टोटल है 10, तो यहाँ से आपके वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आए हैं 2,10,000 के। अब हम आसानी से गुडविल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, दैट इज 2,10,000 मल्टीप्लाई 2 दैट इज ₹4,20,000 as per weighted average profits method. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन न्यू पार्टनर एडमिशन। जब नया पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में लेकर आता है एंड प्राइवेटली पे कर देता है, कोई भी एंट्री तब नहीं की जाती। नंबर सेकंड, जब नया पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में लेकर आया है और पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि बिजनेस में उसको रिटेन करना है, तब हमें स्टडी करना है। नंबर थर्ड, जब नया पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में लेकर नहीं आया। ये तीनों कंडीशंस में हमें गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जो 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। सी को एडमिट किया गया, उसके बाद न्यू रेशो पार्टनर्स के बीच में हो गया 2:2:1। यहाँ पर सबसे पहले हम सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यहाँ से हमें पता चला ए ने 1/5 पार्ट सेक्रीफाइस किया, बी ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया एंड सी जो न्यू पार्टनर है उसको 1/5 पोर्शन प्रॉफिट्स में अब मिलेगा। फर्म की गुडविल है 2 लाख रुपीज़। अगर सी को एडमिट किया गया है तो ए एंड बी को कुछ ना कुछ शेयर अपना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर सी पार्टनर ना होता तो फर्म की गुडविल टोटल 2 लाख रुपीज़ है जो ए और बी फ्यूचर प्रॉफिट्स के रूप में शेयर करते एंड ए को 1,20,000 मिलता और बी को 80,000 मिलता। बट सी के एडमिशन के बाद गुडविल का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट, फर्म की रेपुटेशन की वजह से फ्यूचर में आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो फ्यूचर में सी भी उस प्रॉफिट्स में हिस्सेदार होगा। फ्यूचर में ये 2 लाख रुपए 3 लोगों के बीच में शेयर किए जाएंगे, दैट इज ए बी एंड सी इन द रेशो 2:2:1। ए को फ्यूचर में 80,000 मिलेंगे, बी को 80,000, सी को 40,000। अब यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें पता चला कि अर्लियर सी को 1,20,000 मिल रहे थे, लेकिन
ए के एडमिशन के बाद 80,000 मिलेंगे, तो यहाँ से सी का 40,000 का लॉस होगा। अगर हम बी की बात करें, बी को पहले भी 80,000 मिल रहे थे, अब भी 80,000 मिल रहे हैं, मतलब बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। सी को 40,000 का गेन होगा फ्यूचर में, तो आज के टाइम पर जो ए ने सेक्रीफाइस किया उतना अमाउंट सी गुडविल की फॉर्म में लेकर आएगा, कैपिटल तो लेकर आएगा, साथ ही साथ जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको कंपनसेट करने के लिए गुडविल का अमाउंट भी सी लेकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए बी पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं। न्यू रेशो है 2:2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने कैलकुलेट किया, ए का सेक्रीफाइस 1/5, बी का सेक्रीफाइस निल एंड सी का गेन 1/5। गुडविल बैलेंस शीट में 1,50,000 अपीयर कर रही है। गुडविल वैल्यू की गई है 2 लाख एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन। सी के एडमिशन पर 2 लाख गुडविल वैल्यू की गई है। तो यहाँ पर इस केस में हम सी का शेयर गुडविल में कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख की गुडविल है, सी 1/5 शेयर के लिए आया है, तो इट मीन्स सी 40,000 की गुडविल लेकर आएगा एंड सी 3 लाख की कैपिटल लेकर आ रहा है। इस केस में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी? सबसे पहले जो गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर कर रही है उसको हम राइट ऑफ करेंगे। उसको राइट ऑफ करने के लिए आपकी एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है, जब उसको राइट ऑफ करेंगे तो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। गुडविल पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दी जाएगी। जैसे इस केस में हमने देखा गुडविल का अमाउंट था 1,50,000 जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है, उसको ए और बी के बीच में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर आ रहा है, आपकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 40,000 वो गुडविल का पैसा कैश में लेकर आया है। जब पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि ये पैसा बिजनेस में रिटेन करना है, अब जो नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा लेकर आया है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए कंपनसेशन है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मतलब जिस ओल्ड पार्टनर ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो बदले में उसको कंपनसेशन दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का 40,000 अमाउंट आया है, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहाँ पर सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा था, तो जो नया पार्टनर प्रीमियम का अमाउंट लेकर आया है वो अंटायर अमाउंट ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। नाउ सेकंड सिचुएशन इज, जो प्रीमियम नया पार्टनर लेकर आया है अभी तक हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, अगर वो चाहें जिस टाइम मर्जी चाहें वो अपने अकाउंट से ये पैसा विड्रॉ कर सकती हैं। उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब वो प्रीमियम का पैसा विड्रॉ करेंगे तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जैसे इस क्वेश्चन में हमने अभी देखा, ए ने सेक्रीफाइस किया था, ए के अकाउंट में 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के क्रेडिट किए थे, जिस टाइम चाहे वो अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, तो एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट सिचुएशन है, जब नया पार्टनर सारा का सारा प्रीमियम का अमाउंट या कुछ पोर्शन गुडविल का कैश में लेकर नहीं आता। सपोज अभी जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, टोटल गुडविल का 40,000 रुपीज़ बनता था, जिसमें से वो 20,000 रुपीज़ कैश में लेकर आया है और 20,000 वो कैश में लेकर नहीं आया। तो जो पैसा वो कैश में लेकर नहीं आया उस पैसे से उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है, कैपिटल में से वो पैसा काट लिया जाता है। या अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि कैपिटल अकाउंट को आपको फिक्स रखना है, तो उस केस में उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। जो प्रीमियम का पैसा वो लेकर आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और आई कैन सी दैट वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस इलस्ट्रेशन में सिर्फ ए पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया था, तो यहाँ पर एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि वो कैश में लेकर नहीं आया इसलिए उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया गया। वो पैसा किसको दिया जाएगा? ए को दिया जाएगा, ए के कैपिटल अकाउंट में, इसीलिए ये क्रेडिट किया गया है।
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर कोई नया पार्टनर एडमिट किया जाता है, कैसे किया जाएगा? सभी ओल्ड पार्टनर्स के कंसेंट से किया जा सकता है। नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप डीड कॉन्स्टिट्यूट होती है। जब कोई नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। गुडविल का शेयर जो नया पार्टनर लेकर आया है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सपोज ABC 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 4:3:2 में। डी को एडमिट किया गया है 1/10 शेयर के लिए। यहाँ पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना होगा। अभी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग की स्लाइड्स में कि किस सिचुएशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालना है। इसका करेक्ट आंसर है 4:3:2:1। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको सब ये क्लियर है। रेफरेंसेस हैं हमारे एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय अविचल पब्लिशिंग कंपनी, ऑथर DK गोयल, राजेश गोयल, शैली गोयल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय मयूर पेपर बैक नोएडा, ऑथर JR मोंगा, गिरीश आहूजा, अशोक सहगल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय सुल्तान चंद एंड सन्स, न्यू दिल्ली, ऑथर RL गुप्ता एंड M राधास्वामी। थैंक यू।